अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया मसूद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज जुमे का दिन नहीं है, आज मंगल का दिन है, लेकिन ये दिन भी नून लीग के लिए काफ़ी भारी साबित हुआ है क्योंकि आज के रोज़ नैब लाहौर ने पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की जमानत मुस्तरद होने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया अहाता अदालत से। दूसरी जानिब सिर्फ ये एक सिचुएशन नहीं थी नून लीग के लिए। हमने ये देखा कि हमजा शहबाज जो हैं वो दोहा के रास्ते से लंदन जाना चाहते थे, लेकिन उनको ऑफलोड कर दिया गया, उनका पासपोर्ट भी जब्त हो गया। उन्हें बताया गया है कि उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। अभी सिर्फ सिचुएशन यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि तीसरी खबर आज के रोज़ जो भारी रही नून लीग पर वो ये है कि मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी नैब अपनी तहकीकात का आगाज करेगा और जांच पड़ताल की जाएगी उनके असासा-ए-जात की, और जो भी उन पर इल्जामात है उसकी भी तहकीकात करेगा। साथ ही साथ फिर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीएससी चेयरमैनशिप के लिए ऑपोजिशन ने क्या दरमियानी रास्ता अपनाया है, जबकि वो बज़िद हैं शहबाज शरीफ के नाम पर ही। फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी और कारोबारी मकामात पर तजावुजात गिराने से रोक दिया है। ये अहकामात अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हो गए हैं। तो आइए अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। साथ होंगे फिरदौस नकवी साहब तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, और फिर दानियाल चौधरी साहब नून लीग से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं। और फिर अखूनज़ादा चट्टान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी हमारे साथ है, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार काजी सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दानियाल चौधरी साहब से। दानियाल साहब, आज मंगल का रोज़ है और ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी हो गई है, और गालिबन शायद दानियाल चौधरी साहब को आवाज़ ठीक से नहीं जा रही है, तो पहले हम फिरदौस शमीम की जाने बढ़ेंगे। फिरदौस साहब, क्या मुल्क में वाकई कानून का राज होने जा रहा है? अब एहतसाब का जो नारा लगाया गया था सबका होगा, वाकई इस पर अमल पैरा होगी हुकूमत? आपको कोई शक है इस बात पर? मेरे ख्याल से अभी तक जितने इक़दाम हो रहे हैं, अभी तो वो इक़दाम हुए जो केसेस हमने किए ही नहीं थे, जो केसेस किसी और ने किए थे। हमारे दौर के आए हुए तो अभी केसेस नहीं हुए, हम तो परसू कर रहे हैं और उसके बाद इंक्वायरीज हो रही हैं, सब कुछ, वो केसेस भी आएंगे। लेकिन जो वादा हमने अवाम से किया था कि कड़ा एहतसाब होगा और हम करप्शन का खात्मा करेंगे इस मुल्क से इंशाल्लाह, उसके ऊपर हम बिल्कुल अपने गामजन हैं और तेज़ी से गामजन है, कोशिश कर रहे हैं मुल्क से के दौलत भी जो लूटी गई है वो वापस लाई जाए, और साथ साथ ये जो लूट खसोट का मामला है इसको रोका जाए। हमने हर किस्म के तबके के ऊपर कहे, मलिक रियाज साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, हमारी पार्टी में अगर कोई है उस पर हो, हम किसी को नहीं रोक रहे। देयर आर नो होली काउज। द क्वेश्चन इज कि इट्स हाई टाइम कि करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म की जाए, और मैं समझता हूँ इस पर तमाम पार्टी मुत्तफिक हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट प्रोसीजर पे हो सकती है, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। आप देखिए इस मुल्क में कितनी गैर कानूनी तजावुज़ात हुई हैं, हर शहर में हुई हैं, आप उसका असरात भी देख रहे हैं। हम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है उनको का एहतसाब भी करेंगे। अलबत्ता कोशिश ये है कि ताकतवर तबके को ज़्यादा लिया जाए, गरीब को बचाया जाए। इसी पे हम गामजन हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह मियां हमारी अगर नीयतें साफ़ है तो हमें कामयाबी भी देगा। ठीक है, दानियाल चौधरी साहब आप फरमाइएगा, आज मंगल का रोज़ है, ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी हुई, हमजा शहबाज को ऑफलोड किया गया, मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी अब तहकीकात का आगाज़ होने जा रहा है, और इस तमाम सिचुएशन के पीछे जो है वो नैब ही है। मुतमईन है अब नैब जो कारकर्दगी कर रही है? देखें जी, आज बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें कानून की, जितनी मैं बैरिस्टर हूँ बाय प्रोफेशन, फौजदारी केसेस करते रहे, देखते भी रहे, क्या चीज़ समझ नहीं आई कि ख्वाजा साहब जब अपनी सारी पेशियों में पेश हो रहे हैं, वो नैब के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, जब जब उनको बुलाया गया वो पेश हुए, उनके भाई पेश हुए, तो फिर भी उनकी बेल रिजेक्ट की। डिड नॉट मेक सेंस कि क्रिमिनल केस में तो तब आपकी बेल रिजेक्ट समझ आती है जब आप कोई भागने का या absconder होने का आप अंदियां दो, या ऐसा लगे कि आप शायद उसमें कोई खलल पैदा करोगे। जहां तक हमजा शहबाज साहब की बात है, वो अपनी हम ना भागने वालों में से हैं, ना पहले भागे। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर के हैं, हमारे पार्टी के हेड के बेटे हैं, एंड ही इज बीन वेरी एक्टिव थ्रू आउट। तो आज हमजा साहब जो थे अपने एक फैमिली विजिट के लिए जा रहे थे, एंड आई थिंक कि ये इस मुल्क में जब नंदीपुर जैसे केसेस, EOBI जैसे केसेस, पेशावर मेट्रो जैसे केसेस के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे केसेस जिनमें अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई
और आप उनमें आप अरेस्ट भी करते हो और आप लोगों को ऑफलोड भी करते हो, ये खुला एहतजाज भी है और आपके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के भी खिलाफ है और जस्टिस के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप जस्टिस की बात करते हो और आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो समझ तब आती है जब अक्रॉस द बोर्ड हो, इक्वली हो और तमाम वो लोग जो और लोग भी इन्वॉल्व है, फिर आप तमाम लोगों को अरेस्ट करें, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, वो जुल्फी बुखारी साहब हैं या कोई और हैं, आप उन तमाम लोगों को अरेस्ट करें। बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वी सी दैट देयर सम पीपल हु हैव अ स्टेटस फॉर अ होली काउ एंड रेस्ट आर बीइंग politically victimized। ठीक है, पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। काजी सईद साहब, आप अग्री करेंगे इस बात से? क्या ऐसा ही है कि एहतसाब का अमल जो है, एहतसाब का जो कड़ा इम्तिहान शुरू हुआ है, ये सिर्फ एक पार्टी की तरफ रुख कर रहा है या किसी और तरफ जाता भी आपको दिखाई देगा? देखें, पहली बात तो ये है कि वैसे तो वो कानूनदान है, दानियाल चौधरी साहब जिस तरह कह रहे हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर जो अभी एक इंटरव्यू आया था जो नैब के डीजी हैं कि जी टेम्परिंग हो रही है, हरासा किया जा रहा है, जो गवाहान हैं वो गायब हो जाते हैं, उनके टेलीफोन नंबर बंद हो जाते हैं, तो मेरा ये ख्याल ये है कि जब इस बुनियाद पे किसी को अरेस्ट किया जा सकता है अगर टेम्परिंग अगर टेम्परिंग हो रही है या उनको गायब, पहले इससे पहले कैसर अमीन भट्ट साहब जो हैं वो एक पुरस्कार सी जगह पर पाए गए, वहाँ से उनको बरामद किया गया किस हालत में, तो मेरे ख्याल में हर काम हो रहा था। और नैब जो है, और दूसरी बात यह है कि ये फैसला हाई कोर्ट का है, ये फैसला नैब का नहीं है जो उनकी आज कैंसिल की गई है बेल। तो मेरे ख्याल में एक तो मामला ये है। दूसरा मामला ये लोगों के जाने का है। अब सवाल देखें, सवाल ये है कि हफ्जा शहबाज साहब मुमकिन अपने ज़ाती किसी काम के लिए जा रहे हों, सवाल ये है कि पहले से 2 उनके कज़न्स यहाँ से भागे हुए हैं और पता ये कहा यह जा रहा है कि इन तमाम पैसों का जो नवाज शरीफ साहब पर केसेस हैं वो उनके दादा जान और पोतों के माबैन है, और जो कि एक बिल्कुल फेयर ट्रांजैक्शन हुई थी। अच्छा भाई, अच्छी बात है, तशरीफ ले आएँ, आके अदालत में बता दें कि जनाब हमने वालिद साहब को बाईपास किया, बराह रास्त दादा जान से ये सामान लिया, माल लिया। और ये भी मैं बता दूं 1995-96 में इस लाहौर के इनकम टैक्स ऑफिस में जो टोटल एसेट थे जो डिक्लेयर किए थे मियां शरीफ साहब ने, वो कुछ तकरीबन 5 से 6 करोड़ के बनते थे, और उस वक्त कई पार्टनर भी थे, ये 3-4 फैमिलीज हुआ करती थी। तो सवाल ये है कि, और मैं ये भी बात मानता हूं दानियाल साहब की कि यहाँ बिल्कुल माजी में कभी फेयर प्ले नहीं होता रहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जितने इदारे बनाए गए थे ये तो क्लीन चिटें देने के लिए थे। कौन थे कमर जमान चौधरी साहब, उनकी क्या इंटेग्रिटी थी मुझे बताएं। मलक कयूम, जस्टिस कयूम साहब यहाँ पे क्या थे, वो यहाँ पे क्या करते रहे, वो SECP के क्या था, FIA पे कौन बैठा हुआ था, ये अनटचेबल्स थे। ये तो हम मौजूदा देख रहे हैं कि हाँ ये ज़रूर ठीक है कि अगर PTI में कुछ लोग हैं, जिस तरह आज नाम आया है के चीफ मिनिस्टर का, उनको बुलाएं मालूम जबा केस में, उनको रऊफ साहब को बुलाएं, उनको भी बुलाएं। अब बार ये इदारे तो क्लीन चिट दिया करते थे, हम तो बड़े हैरान हैं कि इन्होंने अनटचेबल्स को हाथ डालना शुरू कर दिया। अल्लाह खैर करे जी। ठीक है, अखुंज़ादा चट्टान साहब आप फरमाएगा, आज जब हमजा शहबाज को फ्लाइट से ऑफलोड किया गया है तो इस पर शहबाज शरीफ जो ऑपोजिशन लीडर है उनका ये कहना है कि सिविल डिक्टेटरशिप हुई है, वाकई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मसला ये नहीं है कि साद रफ़ीक को क्यों गिरफ्तार किया, हमजा शरीफ को क्यों जहाज से उतारा, जरदारी साहब को क्यों अदालतों में बुला रहे हैं, बिलावल साहब को क्यों नोटिस मिला। कोई इस मुल्क से कानून से बालातर नहीं है, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि अगर आप एक तरफ तो बुलाते हैं तो दूसरी तरफ जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब पे खुद जो नेब का केस है हेलीकॉप्टर का, जो जुल्फी बुखारी था जो ब्लैक लिस्ट में था उसको तो आप उम्रें पहले के गए, वो भी इनका भी केस इसी तरह के था, उसको भी ACL पे नहीं डाला था, ब्लैक लिस्ट में था। तो वो इस दौर के आप PTI वालों की निकाल दे कि वो ब्लैक लिस्ट के कितने फजाइल बयान करते हैं। तो मसला ये है कि जो कुछ भी करना है तो वो क्रॉस द बोर्ड करना है। आप फिरदौस नकवी साहब बार बार कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, तो आज फैसला ये भी हो जाए कि ये बड़े लोग क्या है। बड़े लोग जरदारी हैं, अगर जरदारी है तो जरदारी का तो पहले भी 18 साल इसका एहतसाब हुआ है, 11 से जेलों में रखा गया है। बड़ा अगर आप नवाज शरीफ साहब को समझते हैं तो इन लोगों का भी एहतसाब हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि इस मुल्क में बड़े जो है वो जज है, जर्नल है, उस पे सबसे पहले हाथ डालेगा, उनका मतलब ये है
जी जी, जो करप्शन में बड़ा पाया जाएगा सबसे पहले नैब डेफिनेटली उसी पर हाथ डालेगी और उसी का सबसे पहले एहतसाब शुरू होगा, शायद ये मौक़िफ़ है। ठीक है फिरदौस नकवी साहब, आप फरमाएंगे जैसे कि अख़ुंज़ादा चट्टान साहब फरमा रहे हैं कि जुल्फी बुखारी को तो लिवरेज मिल जाती है, वो तो बाहर ट्रैवल कर लेते हैं। जी जी, आप बात मुकम्मल करें फिर आगे चलते हैं फिरदौस नकवी की जानिब। मैं ये कह रहा था कि अब अगर बड़े लोगों पे हाथ डालना है तो इन लोगों पे हाथ डाले जिसको कभी किसी ने टच नहीं किया है। इन लोगों को तो हमेशा से एहतसाब हुआ है, और इन लोगों का अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको तो हम नहीं टच कर सकते जिसको पहले किसी ने टच नहीं किया है, हम सियासतदानों के करेंगे, तो पीटीआई भी कोई इस तरह का जमात अब नहीं है। जिस दौर में इमरान नियाजी साहब दावा कर रहे थे कि हमारे क्लीन लोग होंगे, नौजवान होंगे, इस पे कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, इमरान नियाजी भी अपने पार्टी में इलेक्टेबल के नाम पे बहुत सारे लोग लाए हैं जो मुख्तलिफ अदवार में मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, इन पे भी नेब के केसेस है। फिर परवेज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी यही करे, फिर जुबैदा जलाल के साथ भी यही करे, फिर अपने बहन जो आलिमा खानम साहिबा है इनकी भी इंक्वायरी शुरू करे। अभी तो बात कर के तकते नहीं थे, मरियम से तो पूछते थे कि बताए मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, तो आज आलिमा खान का हमें बताए कि मनी ट्रेल कहाँ पे है। तो हम समझते हैं कि अगर आपने एहतसाब करना है तो क्रॉस द बोर्ड करें, अगर आप इंतकाम कर रहे हैं तो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे। आप नियाजी से पूछ ले कि आप में ये बर्दाश्त है कि नहीं है, हमने तो पहले भी बर्दाश्त किया है। फिरदौस शमीम साहब, आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को तो यही लग रहा है चिराग तले अंधेरा, तो हम देखेंगे कि एहतसाब का जो शुरू हुआ है सर्कल, इसको बढ़ाया जाएगा और अपनी पार्टी के तरफ भी जाएगी ये चीज। देखिए, पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल सही कही दानियाल साहब ने, होलिका हाउस थी। होलिका हाउस की देखिए मिसालें लें, कोटेक्ना का केस हुआ है स्विट्जरलैंड में, कोटेक्ना को सजा मिल गई स्विट्जरलैंड में। उनके ऊपर क्या सजा थी कि उन्होंने पाकिस्तान में रिश्वत दी। हुकूमत किसकी थी? जरदारी कंपनी बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी जब ये केस हुआ। उसमें से जो पैसे आए उसमें से हार की बात आई, सरे महल की बात आई। सरे महल मना कर दिया कि कोई ताल्लुक नहीं। जब सरे महल ऑक्शन होने लगा तो सरे महल खुद क्लेम कर लिया। जैसे ही मौका आया, पहले वो ख़त कहने के लिए कहता रहा सुप्रीम कोर्ट, ख़त लिखो ख़त लिखो ख़त लिखो, नहीं लिखा। एक प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट खोनी पड़ी। और जैसे ही जरदारी साहब हुकूमत में आए, लंदन से एम्बेसडर गए जो इनके अपॉइंटेड थे, वहाँ से सारे कागजात लिए। आज उन कागजात का कोई सबूत नहीं है। ये कहलाता है होलिका। जुल्फी बुखारी कभी हुकूमत में नहीं रहे, बिल्कुल। इमरान खान की बहन कभी हुकूमत में नहीं रही। तो करप्शन तो नहीं हो सकती, शायद टैक्स एवेजन आता है। और हम कहते हैं उनकी खुल के इंक्वायरी की जाए, अक्रॉस द बोर्ड की जाए, और अगर वो गिल्टी पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इससे कि हमने ये दावा नहीं कर रहे कि पीटीआई वालों को माफ किया जाए। आप अभी देख लीजिए, मंशा बॉम्ब देख लीजिए, जहांगीर तरीन साहब देख लीजिए, आजम स्वाति साहब का केस देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर का केस देख लीजिए। आपने कहीं देखा कि कोई पीटीआई से शोर मचा रहा है कि इन लोगों को अदालत में बुलाया जा रहा है? हम तो नहीं शोर मचा रहे। हम कहते हैं एवरीवन शुड प्रूव देयर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एंड दे आर नॉट गिल्टी टिल दे आर प्रूवन। उस वक्त तक केस हो। अब अगर कोई केस कंपेयर करे कि इमरान खान साहब ने बनी गाला में 2000 स्क्वायर फुट ज्यादा घर बनाया है और 58 करोड़ की दीवार जो रायगढ़ में बन गई, जाटी उमरा पे बन गई, कोई कंपैरिजन है? बिल्कुल। वेयर इज द टैक्स पेयर्स मनी इन्वॉल्व्ड इन इमरान खान केस? ही वाज नेवर इन पावर। अगर आप एक हेलीकॉप्टर की ट्रिप 1 लाख की रुपए की ट्रिप होगी, 1.5 लाख की होगी किसी भी हिसाब से, उसको आप कंपेयर करें वो 3.5 करोड़ रुपए जो जाती इलाज पे खर्च कर दिए गए। तो ये मैं चोरी होगी, सब कुछ सही है। इमरान खान साहब के भी केस की जो आएगी बात, उसके अंदर मुझे कोई इतराज नहीं है। देखिए, जब वो आए, जो बात हमें समझ में आती है, जो नजर आती है, वो अवाम को भी नजर आती है। दोनों को बराबरी पे नहीं लाइए। ये चीज ऐसी नहीं है जिसको आप बराबर कर सकते हैं। इससे कि वो एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी गए। जरा मरियम नवाज की ट्रिप्स देख लीजिए जो उन्होंने की हैं जहाज में, सरकारी जहाज में। बिल्कुल, ये दस्तावेज़ात तो आज के रोज वायरल भी कर रही है। दानियाल चौधरी साहब, आप फरमाएगा कि नून लीग आखिर फिर मुतमईन कैसे होगी? नैब को ऐसा फिर क्या अपना लाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि फिर तमाम पार्टीज जो है हो ही नहीं सकती नून लीग मुतमईन?
दानियाल चौधरी, देखिए जी, नून लीग तब मुतमईन होगी जब ये आप बताएंगे कि अलीमा खान साहिबा को उन्होंने एनआरओ किस चीज पे दिया। नून लीग तब मुतमईन होगी जब आप नून लीग देखेगी कि मैशत बढ़ रही है, बेहतर हो रही है। नून लीग तब मुतमईन होगी जब देखेगी कि डॉलर की प्राइस पे जो उन्होंने वादा किया था वो उसी तरह उसकी डिवैल्यूएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो लोगों के ऊपर 2200 अरब रुपए का खसारा छोड़ के चले गए, डाल दिया उन्होंने बर्डन, उसको खत्म कर रहे हैं। नून लीग तब मुतमईन होगी जब ये जो उन्होंने वादे किए, तभी तो मुल्की मशत को कुछ संभाला मिलेगा। देखिए जी, आपके नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने लूटी दौलत नैब को बिल्कुल लानी चाहिए, लेकिन ये एक पार्टी की पॉलिसी नहीं हो सकती कि मैशत को बेहतर करने के लिए ये नैब के इदारों के ऊपर देखेंगे कि वो दौलत लेके आएंगे तो हम मुल्क को बेहतर करेंगे। ऐसा ना हो सकता है, ना पॉसिबल है। ये फॉरेन रेमिटेंस की बात करें, आप ट्रेड की बात करें, आप इंपोर्ट्स की बात करें, आप पॉलिसीज की बात करें, और इन तमाम चीजों के ऊपर जब तक आप पॉलिसी नहीं देंगे, देखिए आप खाली नून लीग कब मुतमईन होगी? नून लीग तब मुतमईन होगी जब आप रियलाइज करें कि हम 5.6 के ऊपर मैशत छोड़ के गए थे। आप तो इस चीज को मानते हैं ना, पूरा मुल्क मानता है कि आपकी इकोनॉमी वो स्टैंडिंग ऑन 5.4 5.6 ग्रोथ रेट, आज 4% पे आ गई है। फिर अब हम फिर उठाएंगे। एक चीज इनको देके गए थे, एक चीज कि डॉलर की जो डॉलर अगर कम है, ये कहते हैं 1600, वी हैड 16 बिलियन, अगर वो कम था तो उसको सीधा कर देते, ज्यादा कर देते। इन्होंने हर चीज की सिमत बिगाड़ दी, हर इंडस्ट्री। आप मुझे एक इंडस्ट्री बताएं जो फ्लश कर रही है, आप मुझे फॉरेन रेमिटेंस बताएं, आप मुझे बताएं एक्सपोर्ट्स करें, आप मुझे बात करें लोकल मार्केट की ट्रेड की बात करें, आप बात करें जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस गिरती हैं, दिवालिया की हालत में हमें मिला है। अभी तो 70 साल का बिगाड़ इस गवर्नमेंट को ठीक करना है। किस तरह हमने देखिए, आप चीज समझने की बात है, इस मुल्क को चलाने के लिए 2 डब्बे हैं, एक डॉलर का डब्बा, एक रुपीस का डब्बा। रुपये के डब्बा में इनको सबसे हाईएस्ट छोड़ दिए थे, कर्जे का जो भी बोझ है वो पिछली हुकूमत डालकर गई। 400 बिलियन रुपीस हम छोड़ के 4,000 बिलियन हम छोड़ के गए इनके अपने टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में हाईएस्ट। हम कितने छोड़ के गए फॉरेन रिजर्व्स? हम 16 से 17 अरब रुपए छोड़ के गए फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर। आपको इकोनॉमी किस पे दे के गए? 5.6 के ऊपर छोड़ के गए। आपने खाली एक चीज करनी थी, जो डॉलर्स वाले डब्बे थे उनको बेहतर करना था और बढ़ाना था। कर्जे कितने छोड़ के गए जरा वो भी बताएं। एक सही सिमत में था। कर्जे कितने छोड़ के गए जरा वो भी बताइए। आपके कि मुल्क काफी खुशहाल हालत में था जब $32 दिए, 32 बिलियन डॉलर्स दिए और उनमें से 17 बिलियन वापस किए। लेकिन आप इन तमाम चीजों को, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप मेरे से पूछ रहे हैं, हम तमाम को मीट कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ एक काम करना था और वही काम ये नहीं करके ये बात करते हैं। चले गए। बताएं एक्सपोर्ट्स कितने पे छोड़ के गए, व्हाट वाज द करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बताएं कि कितना लोन लेके गए। ये देखें कि जब से हम आए 12% रेमिटेंस बढ़ी। आज की खबर है, बिजनेस रिकॉर्डर देख लें, डॉन देख लें, सूरत हाल खराब हुई है। दानिया साहब इसके ऊपर भी जरा रोशनी डाल दें। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। और अगर मैं, इफ आई वुड रियली लाइक, इफ यू डोंट कट ईच अदर, वी स्पीक ऑन ओन टाइम। देखिए जी, हमने 31 बिलियन US डॉलर्स लोन लिए, 31 बिलियन US डॉलर्स। उनमें से 17 बिलियन डॉलर हमने पुरानी हुकूमतों के, जो इनके मोस्टली वजीर बैठे हुए हैं, ये जिन हुकूमतों में होते थे, वो काफ लीग है या और हुकूमतें, उनके हमने कर्जे उनके वापस किए। और 11 बिलियन डॉलर हमने इस इकोनॉमी, इस मुल्क की मैशत पे लगाए, जिससे पाकिस्तान, दैट वाज एन अंडर डेवलप्ड नेशन, फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम गॉट द स्टेटस ऑफ अ डेवलपिंग नेशन। हमने वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर लगाया, हमने अपनी फौज के ऊपर लगाया, हमने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगाया और इस मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया। जब आपका मुल्क टेक ऑफ कर होता है तो ऑटोमेटिकली हमने आपकी इंपोर्ट्स जो होती है वो एक्सपोर्ट्स को बार बार एक्सीड करती हैं। लेकिन हम अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मीट भी कर रहे थे और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अचीव भी कर रहे थे। आज फेलियर क्या है कि 3 महीनों में उन्होंने सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तबाह कर दिए। महंगाई 8% मंथली टू मंथली बेस के ऊपर इन्फ्लेशन, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने पिछले 8 साल में नहीं देखी। आपका डॉलर डी वैल्यू होते होते आपका जो 1700-1800 अरब रुपया हर बंदे के ऊपर एक कर्ज चढ़ गया, इस मुल्क के ऊपर चढ़ गया। और खाली डी वैल्यूएशन की वजह से इन्होंने तो खाली सिम्प सीधी करनी थी जी, नथिंग एल्स। उस जहाज को जो टेक ऑफ कर रहा था उसको खाली उसी स्पीड पे चलाते तो पाकिस्तान वुड हैव गॉन टू मच मोर प्रॉस्पर प्लेस एंड वुड हैव टेकन अ मच मोर बेटर फ्लाइट। खुशहाल हालत में इस मुल्क को मौजूदा हुकूमत के हवाले, लेकिन मौजूदा हुकूमत शायद हालात की जिम्मेदार है, ये कहना है नून लीग का। क्या इसमें कितनी सदाकत है? इसी पर हम बात का आगाज करेंगे काजी सईद से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने सुना कि दानियाल चौधरी साहब ने किस तरह से वजाहत की कि पिछली हुकूमत कितनी अच्छी हालत में पाकिस्तान को छोड़कर गई थी, लेकिन अब तो हालातों में बहुत ही कशीदा और संगीन दिखाई देते। तो इसके जिम्मेदार कौन है? काजी सईद, आप जरा रोशनी डालिए, आखिर जिम्मेदार कौन है? फिर हालातों में बड़े कशीदा दिखाई दे रहे हैं मुल्क के। देखिए, पहली बात तो समझिए कि ये है कि आज की दुनिया और इस मैशत के मॉडल में ग्रोथ से बड़ा होक्स कोई नहीं है और ग्रोथ से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं रह गया। अगर आप इस हवाले से जानना चाहते हैं तो सिर्फ आज और कल की फ्रांस की खबरें उठा के देख लें। फ्रांस एक डेवलप तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ वेल्थ क्रिएशन हो रही है, ग्रोथ रेट है। यहाँ मसला ग्रोथ रेट का नहीं था, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लंबी बात नहीं करता। यहाँ पे इसहाक डार साहब वाकई पैसे लेके आए मगर वो बोरोड टाइम्स में रह रहे थे। और ये ठीक कह रहे हैं फिरदौस शमीम साहब कि एक भी इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं था सिवाय इसके कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमारे पास बोरोड मनी थी। एक बात। दूसरी बात जो मैं ये करना चाहता हूं मुस्लिम लीग नून के से भी और पीटीआई वालों से भी, अगर यहां पे ग्रोथ हो रही थी तो यहां पे सिर्फ पंजाब में 80,000 अताई क्या कर रहे हैं? 2,45,000 बच्चे क्यों मर जाते हैं साल में? यहाँ पे 14,000 जच्चा क्यों मरती हैं? यहाँ पे 80% लोग नॉन साइंटिफिक मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से क्यों बाहर बैठे हुए हैं? सब सहारन अफ्रीका से गंदा इंडेक्स है हमारा। हाँ, तरक्की हो रही थी, आपकी बिजनेस एम्पायर्स बन रही थी, आपके जो दुबई में जो है टावर्स बन रहे थे, आपकी 21 प्रॉपर्टीज तो सिर्फ डेली मेल ने रिपोर्ट की हैं वो बन रही थी। दौलत वेल्थ क्रिएट हो रही है, मैं ये नहीं कहता आज भी। और ये और पीटीआई का भी यही असर होगा अगर पीटीआई ने इन कार्टल्स को ना पकड़ा। आज कराएं जरा आप जो इसका ये एक बिजली का यूनिट जो है उसका फोरेंसिक ऑडिट करा के देखें कितनी बड़ी वारदात है। मुझे ये बताएं, दानियाल अजीज साहब मुझे जवाब दें कि ये 4 महीने पहले का हेरल्ड है, हेरल्ड 4 महीने पहले का हेरल्ड है, उसमें इनके वफाकी वजीर कहते हैं बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब, और ख्वाजा आसिफ साहब बैठकर डे लाइट रॉबरी को प्रिजाइड ओवर कर रहे थे। ये आपकी मैशत है, ये आपका निज़ाम है और ये आपकी तरक्की अगर हो भी रही है तो इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया में साबित हो गया है कोई ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, बॉटम अप हो रहा है, सारा माल ऊपर जा रहा है, बिजनेस एम्पायर्स बन रही हैं और ऊपर से टीवी पर लड़ाई हो रही है और इस मुल्क के अवाम खजल ख्वार और बर्बाद हैं। और आप ये आपके फिक्र हैं, मैं आप हो क्या रहा है यहाँ पे जी प्लीज। ठीक है, फिरदौस शमीम साहब आप बताएगा कि अगली बारी आपको क्या लगता है कि अब एहतसाब का जो कड़ा इम्तिहान है वो किसका शुरू होने जा रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ भी हो गए, नवाज शरीफ भी हो गए, मरियम नवाज हो गई, फिर अब मरियम औरंगजेब और शहबाज शरीफ, तो फिर आपको क्या लगता है हु इज नेक्स्ट? देखिए जी, इट्स वेरी ऑब्वियस, पाकिस्तान में करप्शन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, किसी पार्टी को नहीं डिनाई कर सकता, और करप्शन रोकी नहीं गई, इसको भी नहीं डिनाई कर सकते। और क्यों नहीं रोकी गई? उसकी वजह यह कि टॉप से करप्शन शुरू होती है, नीचे तक जाती है। हु हैज एवर हैज बीन इन पावर, उसने इस मुल्क में करप्शन की है। इसीलिए ये सारे हालात हुए हैं जो काजी साहब कह रहे हैं कि रिच पुअर गैप इतना बढ़ चुका है कि अब नाकाबिले बर्दाश्त है। लॉपसाइडेड डेवलपमेंट प्लानिंग करते रहे हैं तो अब आप देखिए पावर ज़्यादा हो गई, ट्रांसमिशन की कैपेसिटी नहीं है, देयरफॉर यू कैन नॉट टेक द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग यूनिट। अब बारी आ रही है जरदारी साहब की, सिंध की तबाहाली उनके ज़िम्मे। जिस तरह पंजाब की लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुई है, सिंध में तो डे राइट रॉबरी हुई है। आप जो सोशल इंडिकेटर्स जिनका काजी साहब जिक्र कर रहे हैं, दादू में 2,20,000 लोगों पर एक नर्स है। आप देखिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहीं क्लोज ड्रेन्स नहीं बनाई, पाइपिंग सिस्टम नहीं डाला। हर साल जो है 1.1 ट्रिलियन का एडीपी आता है रुपीस का, लेकिन वेयर इज इट स्पेंट? इट इज नॉट सीन, नजर नहीं आ रहा। कराची के अंदर 2006 के बाद एक कतरा सीवरेज का पानी ट्रीट नहीं हुआ। 2008 के बाद एक कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ। कराची में 22,000 बसों से घट के सिर्फ जो बसें रह गई वो 6,000 रह गई ऑपरेशनल। फिरदौस साहब आपकी तरफ भी आते हैं, खूनज़ादा साहब का टेक चाहिए। खूनज़ादा साहब आपकी पार्टी क्या सोच रही है? हमारी पार्टी ये सोच रही है कि हम कोशिश करेंगे कि असम्बली के अंदर और कानूनी और आईनी इदारों के अंदर हम पीटीआई का क़िबला दुरुस्त करें। लेकिन ये पीटीआई वाले सिर्फ फिरदौस नकवी साहब नहीं, ये पीटीआई वाले हर जगह जो रोते हैं, जो रोना रोते हैं कि हमें खाली खजाना मिला था।
ये मुझे बताए कि तारीख़ में किसी हुकूमत को ख़जाना भरा हुआ ख़जाना मिला है? हमें जो मुशर्रफ से मिला था वो 6.5 अरब रुपए मिले थे। क्या हमसे मुस्लिम लीग नून को कोई भरा हुआ ख़जाना मिला था? 18.6 बिलियन डॉलर हमारी तरफ से उनको मिले थे। हमारे साथ विरसे में क्या मिला था? लेकिन हमारे साथ विरसे में मिला था स्वात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। हाँ जी जी, केस मैं आ रहा हूँ केस पे। ये हमें खाली खजाने के साथ साथ स्वात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। 19 साल से NFC अवार्ड नहीं हुआ था। आटे का बहरान था, चीनी का बहरान था। लेकिन हमने तो ये रोना नहीं रोया था जो इस तरह की ये रो रही है। और फिर दोस्त साहब, आप किस तरह की बात करते हैं कि अलीमा खान जो है वो कोई सरकारी ओहदे पे नहीं रही है? क्या आप समझते हैं कि ये करप्शन सिर्फ सरकारी ओहदे पे हो जाती है? मैं तो समझता हूँ कि रोज़ रमज़ान में और ईद के दिन पे जो महंगाई लाते हैं ये वो लोग भी करप्ट है। अलीमा खान का भाई तो हुकूमत था इसका 5 साल, उनको ज़कात खैरात के पैसे मिलते हैं शौकत खानम के। ये बताए कौम को, बताए कि 60 अरब का बेनामी जायदाद कहाँ से आ गया, जिसका न कोई कारोबार है न इसका कोई वली वारस है। 60 अरब रुपए वो कहाँ से लेके आए? ये तो आप एक बार कौम को अलीमा खान साहिबा क्या बताए। ये बात नहीं है। अगर आपने करना है 100 बिस्मिल्लाह। और आप जो कह रहे हैं कि ये कर्जे कैसे बढ़ गए, आप भूल गई कि 145 अरब रुपए तो आपके दहशतगर्दी के जंग में जो मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल पे शुरू किया था, 145 अरब रुपए आपके वहां पे डूब गए। आपका मुल्क एटम बम से लेकर मिसाइल तक इतना फौज आप रखते हैं, इतना दहशतगर्दी का आपने मुकाबला किया और काबू पा लिया। ज़्यादा साहब ये बताएगा कि आप पार्लियामेंट के फोरम पर किस किस्म की आवाज उठाएगी? आपने कहा कि PTI का किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, उस पर जरा बात कीजिए। हम पार्लियामान में आवाज उठाएंगे कि आप कानून साजी करें, आप इसमें आप स्टैंडिंग कमेटियां बनाएं। अभी तक तो 110 दिन हो गए, 115 दिन तक इन लोगों ने स्टैंडिंग कमेटियां तक नहीं बनाई। कमेटी की चेयरमैनशिप का ऊंट किसी एक करवट बैठेगा, अभी तो वो मामला नहीं वही हम कह रहे हैं कि अभी तक तो इनके पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां नहीं, और सिर्फ मरकज में नहीं, पंजाब जो 70% पाकिस्तान है वहां पे भी इनके स्टैंडिंग कमेटियां नहीं है। आपका अभी तक जो इक्तिसादी हालात है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी से भी पूछ ले तो कहते हैं कि हालात ठीक है, इंडिकेटर बता रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रही है, गरीब आवाम का कमर तोड़ रहे हैं, महंगाई की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। ये कह रहे हैं कि इक्तिसादी हालात बहुत ठीक है, लेकिन हमने सऊदी से जो लाया है वो लगा नहीं सकते हैं, हमने चाइना से जो लाया है वो बता नहीं सकते हैं, मलेशिया से जो आ रहे हैं वो हमको सुना नहीं रहे हैं। तो जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जिसके इक्तिसादी पॉलिसी का न इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं न इन लोगों को पता हो, ना पोजीशन को पता हो, न हुकूमत को पता हो, वो मुल्क कैसे चलेगा? ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। ये इस्तीफा दे दी, ये मुल्क चलाना इसके बस के बात नहीं है। कंटेनर पे खड़े होके बातें करना और बात है कि हम किफायतशारी करेंगे, 3 महीने चौथे महीने के बाद किस तरह बात की जा सकती है कि हुकूमत जो है वो चली जाए? ठीक है, दानियाल चौधरी साहब आप फरमाएगा, PSC इन्होंने कहा था कि हम जहाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बगैर मुल्की दौरों पे नहीं जाएंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। जो ले रहे हैं आपको भी मदिया नजर आ रही है, हमें भी आ रहे हैं कि बार मुल्की दौरे खुसूसी जहाज से हो रही हैं, हर हफ्ते बाद मुल्क से बाहर दौरा हो रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटियां नहीं बनी, पार्लियामान में अगर कवानीन बनेंगे वहीं से चलेंगे, और ये कवानीन तभी बन सकते हैं जब PSC की चेयरमैनशिप का जो मामला है वो हल्ला होता दिखाई देगा। दानियाल चौधरी साहब आप बताएगा, नून लीग क्यों बज़िद है सिर्फ शहबाज शरीफ के नाम पर? कोई और क्रेडिबल नाम क्यों सूझ में नहीं आ रहा? मदिया, पहले तो एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको जानना कि आज एक क्वार्टर गुजर गया, आपके जितने भी काम होते हैं, जितने भी पार्लियामेंट्री नॉर्म्स होते हैं और जिनके काम होते हैं वो कमेटीज़ के थ्रू होते हैं। आज हम पंजाब क्या किसी KPK की बात करें कि एक कमेटी तश्कील नहीं दे सके, खाली इन्होंने वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं अभी तक 100 दिन में, और फिर बार बार चीखते हैं, कहते हैं कि हमने ये कर दिया। देखें, आप जब बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की, एक डेमोक्रेटिक नॉर्म रहा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होता है वो हेड रहता है। अब इनको इतना भी नहीं पता अभी तक कि जो
चेयरमैन होता है एक स्टैंडिंग कमेटी का, उसका काम डिक्टेट करना नहीं होता, उसका काम ये होता है कि मेंबर्स जो चीज़ें एवेल्यूएट करते हैं, मेंबर्स जो चीज़ें सामने हाईलाइट करते हैं, उस बिजनेस को वो आराम से चला सके और देख सके कि चीज़ें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो तमाम मेंबर्स के पावर के थ्रू, और इकट्ठे यूनानिमस होता है राइट नहीं, इसमें यूनानिमस राइट चेयरमैन के पास नहीं होता, पूरा जितने भी मेंबर्स होते हैं दे ऑल हैव देयर ओन से, और आप इकट्ठे लेके आप काम चलाते हैं। आप यहाँ बात अभी कर रहे थे कि यहाँ एक, अगर मैं एक चीज कर दूं कि काजी साहब बात कर रहे थे कि लोग यहाँ गरीब बंदे अस्पतालों में मर रहे हैं, छोटे बच्चे बुरे हालात हैं, हेल्थ के बुरे हालात हैं, पानी के। देखिए पंजाब जो है आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पंजाब 54% ऑफ द आपके टोटल बजट में रेवेन्यू जो रिफ्लेक्ट करता है वो पंजाब का होता है। पंजाब बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा रहा, वो आप हेल्थ में की बात करें, वो आप एजुकेशन के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, और आप या चाहे आप वो किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस की भी बात करें, जहां सबसे ज्यादा आपके अकाउंटेबिलिटी के केसेस रजिस्टर भी हुए और प्ली बार्गेन की भी केसेस आए। आप अगर बात करते हैं, कंपेयर करते हैं और सूबों को, तो मुझे खाली ये बता दें मेरे पीटीआई के भाई कि 4 साल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, 4 साल नैब का हेड कौन था केपीके में? मुझे एक केस बता दें जो उन्होंने फाइल किया। विसल ब्लोअर एक्ट बनाया था, विसल ब्लोअर एक्ट ने कोई काम किया, 13 करोड़ रुपया उसके एडवर्टाइजमेंट पे लगा, लेकिन कोई पैसा रिकवर हुआ? आज अगर आप, तो फिर तो कायम अली शाह और ये जो हमारे केपीके के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक, ये तो बहुत बेहतर रहे कि एक डांस करते रहे 4 साल और दूसरे खामोश रहे कि ना कोई काम हुआ ना कोई तरक्की हुई, और वो दोनों आज बाहर फिर रहे हैं। और जिस सूबे में सबसे ज्यादा तरक्की का काम हुआ, इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई, लेकिन दानिया साहब अगर इल्जाम तराशी की बात करें फिर तो वो दोनों एंड से खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि हमें तो मुद्दे पे रहना है और उस पर बात करनी है। शमीम साहब आप फरमाइएगा कि जो तजावीज दी गई हैं कि गुज़श्ता दौर के लिए एनालिसिस भी कर दें तो आपके सामने खुद आ जाएगा कि किसने परफॉर्मेंस की और किसने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है दानिया साहब आपका टेक आ गया। फिरदौस साहब आप बताइएगा कि जो अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ दी जा रही हैं कि गुज़श्ता दौर के लिए सब कमेटी बना दें और उसकी सरबराही जो है वो हुकूमत ही कर ले, तजवीज़ आपको क्या लगता है बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, अब मुतमईन होंगे? पीपीपी की हुकूमत है, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, अभी तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बनाई स्पीकर साहब ने, स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनाई मुराद अली शाह साहब ने, और मैं बाकायदा करता रहा हूँ। आई हैव बीन परसुइंग हिम ऑन अ वीकली बेसिस। जो इतने असूल की बात कर रहे हैं दानियाल साहब, बता दीजिए माजी में वो पंजाब की असेंबली में क्यों नहीं अपोजिशन लीडर को पीएसी का चेयरमैन बनाया? इतने असूल परस्त हैं। जहाँ तक इस चीज़ की बात है, वो प्रिंसिपल को अगर रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है तो उस कमेटी की लीडरशिप, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आल्सो बिलोंग टू द चेयरमैन। अब अगर आप ये सोचें कि एक कमेटी अगर 11 रुकनी कमेटी है, उसमें से 6 मेंबरान जो हैं पीएमएलएन या ऑपोजिशन के हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर वो रिव्यू किसके अकाउंट कर रहे हैं? जिसने गड़बड़ की है, जिसके खिलाफ वो ऑडिटर की रिपोर्ट है, और उसके ऊपर चेयर वो कर रहे हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एंड दे बिलीव जस्टिस कैन बी डन। ये कौन सी ट्रावर्सिटी ऑफ जस्टिस है? दानियाल साहब आप एडवोकेट हैं, जरा सोचिए कि ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक इनके अकाउंट्स रिव्यू किए जा रहे हैं, चेयरमैनशिप पीटीआई के पास रहने दें। जब पीटीआई के दौर के अकाउंट्स रिव्यू होंगे, हम ऑपोजिशन को जरूर चेयरमैन बनाएंगे। टेक इट इन राइटिंग। आपको क्यों इतराज है इस बात के ऊपर? क्या आप नहीं चाहते करप्शन का खात्मा? क्या आप करप्शन का खात्मा नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि एहतसाब हो? क्या आप नहीं चाहते कि इसके अंदर, एक मिनट मैं खत्म कर लूं तो फिर जिन साहब को बोलना है बोल लीजिए। बात सारी ये है कि क्यों नहीं आप लोगों ने न सिंध में कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन के लीडर को बनाया, न पंजाब ने बनाया। झूठ बोल रहा हूं तो साबित कर दीजिए। तो ऐसी बातें नहीं कीजिए। हम बसूली आप बात कोई कर आंसर रहे हैं। करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, आंसर करना चाहेंगे इनको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात तो ये कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो जिसका चेयरमैन हो वो ज़्यादा नहीं होते, 50-50 लोग होते हैं। आप पहले तो ये दुरुस्त करें फिरदौस नकवी साहब। दूसरी बात ये कि आपने केपीके में अपने पार्टी का अगर इस तरह है कि अपोजिशन का, आपने अपने पार्टी का बंदे को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाया है।
दूसरी बात ये कि आपने फैसला किया था शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन के साथ कि जब इस तरह का केस आएगा तो वो चेयर शहबाज शरीफ साहब नहीं करेगा, कोई और आके चेयर करेगा, और फिर आप लोगों ने इस फैसले से यू टर्न लिया। ठीक है, आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ने एकारी किया है कि जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है वो रिहायशी इलाकों में ना किया जाए। इसकी क्या वजूहत है, क्या अहकाम जारी हुए, इसी पर हम तफसीलन बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। काजी सईद साहब, आप बताइएगा कि जो ऑपोजिशन हुकूमत को मशवरा दे रही है सब कमेटी बनाने का, यही लास्ट ऑप्शन है या इसके अलावा भी किसी और हल पर भी सोचा जा सकता है? देखिए, मैं बाई एंड लार्ज कमेटियां बनाएं, अच्छी बात है, जो भी पार्लिमानी नाम्स हैं जो आपने करना है करें, मगर सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि 10 साल से यहाँ जमहूरियत चल रही है, मुझे एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन बता दें, चलें छोड़ें, एक मुझे आप फाइनेंस बिल बता दें जो इस मुल्क के अवाम के मफाद में बना हो। और औकात हमारी ये है कि फाइनेंस बिल, मैं आज टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि पता नहीं क्यों हम असद उमर साहब के पीछे पड़े हुए हैं, इख्तियार कितना होता है इनके पास। इसहाक डार साहब के पास क्या इख्तियार था कि ऊपर SRO जारी करो, मकामी इशराफिया को खिलाओ, फिर आलमी मालियाती इदारों के लिए पैसे इकट्ठे करो, बाकी इदारों को दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बात यह है कि बेसिकली हमारी लीडरशिप ने हमें फेल किया है। भले मार्शल लॉ से तो हमें कोई गिला नहीं है, हमें तो गिला इनसे है, ये तो हमारे लीडर थे, ये क्या करते रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे जो फ्रॉड इन्होंने पंजाब में हमारे साथ किया है। मुझे बताएं क्या हुआ यहाँ पे? या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को उसमें मुअत्तल किसने बनाया? अकाउंटेंट जनरल के जो इदारे को वर्चुअली बंद किसने कर दिया? मुझे ये बताएं। ये कहते हैं लाहौर का और कंपैरिजन करो। लाहौर में इस वक्त आपके जो बच्चे हैं वो गंदा पानी पी के उनकी टांगें टेढ़ी हो रही हैं, और उसमें 4 अरब रुपया खर्च किया, और हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बताया कि 4 अरब रुपया खर्च करने के बाद एक बूंद साफ पानी की नहीं बनी। आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया है और इस मुल्क के अवाम आपको देख रहे हैं। और मैं ये बार बार मिसाल आपको दे रहा हूं, अगर आप देखें कि यूरोप में जो फूटती हुई तहरीक है या इवन बरतानिया में जो है, लोगों को आपने हमें बेसिकली जो है इन हालात तक पहुंचाया है। और ये सिर्फ, और वो क्या आपने किया क्या है? आपने पब्लिक पॉलिसी को 1% तक महदूद कर दिया है। यहाँ पे जो है वो घर मलिक रियाज साहब बना के देंगे, पानी जो है वो कंपनियां जो दे रही हैं वो पानी हमें देंगी, इलाज हमें 5 स्टार अस्पताल देंगे। ये आपकी पॉलिसी थी, ये हमारे साथ किया। हमारे बच्चों की तालीम का जो आपने खिलवाड़ किया, ये 5 स्टार स्कूल, ये 5 स्टार हॉस्पिटल हमें इलाज देंगे। यहाँ लोग बेआसरा, बेइलाज और ट्रीटेबल डिजीज से मरते हैं लाखों में, और देयर इज नो डिस्टिंक्शन। पंजाब में भी यही हो रहा है, बलोचिस्तान में भी यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। ओवरऑल तो मुल्क की सूरत हाल ही है। दानियाल चौधरी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, मुझे काजी साहब इज़ अ लर्नड मैन एंड आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज़। हम सब के अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ से गिला नहीं, तो फिर पता नहीं इनको शायद फिर अपने आइन से, अगर उनसे गिला नहीं तो फिर अपने आइन से गिला होगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा गिला तो फिर आपका आइन जो स्पिरिट है जिसके नाम के ऊपर ये मुल्क बना, तो उनसे गिला हम करेंगे, फिर इनसे तो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेट है जब हम बात करते हैं सूबों की और अब बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, तो आप जब भी बात करते हैं और आप कंपैरिजन करते हैं तो पंजाब में हमेशा डेवलपमेंटल वर्क हो। देखिए, पाकिस्तान एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है, लेकिन लोगों ने आज जिनको वोट दिया उनसे सवाल पूछते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे, जो आपने कहा था अरबों डॉलर आएंगे ओवरनाइट, वो किधर हैं? जो आपने वादे किए थे डॉलर को स्ट्रेंथन करेंगे, वो वादे किधर हैं? जो आपने कहा था कि 1 रुपया डॉलर डी वैल्यू हो तो गरीब इंसान के ऊपर जो बोझ पड़ता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो वादे किधर हैं? जो 50 लाख घर बनाने के वादे थे, लेकिन आप तो घर गिरा रहे हैं और अपने घरों को आप वैलिडेट कर रहे हैं, वो वादे किधर हैं? लोग आप इस चीज का सुनना चाहते हैं। पीपल एंड सिक एंड टायर्ड ऑफ व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट हैज बीन परसूड बाय द गवर्नमेंट्स।
आप मुल्क को चलाने के लिए सिमत तयन करें। आप पुरानी मुद्दे तब आप उठाएं जब हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जो अभी सिमत की बात कर रहे हैं, सिमत तब दुरुस्त होगी जब हमारे भाई हमें बताएंगे कि अब आगे क्या पॉलिसी है, कि अभी वो खजाना जो ये खाली कर दिया डॉलर्स का, उसको किस तरह भरेंगे। जब हमारे भाई हमें बताएंगे कि अगर आप खाली 3 चक्कर लगा लेते, यूरो बॉन्ड्स ही कर देते, तो आप 3 अरब 4 अरब बिलियन डॉलर्स आप गेन कर लेते। आपको पता है कि आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, लेकिन आई वांट टू शेयर दीज फैक्ट्स विद यू कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ब्लड बाथ कभी नहीं देखा कि 99 बिलियन यूएस डॉलर्स इस मुल्क की फॉरेन उसमें था, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में था, और अब 57 बिलियन रह गया। इसका क्या मतलब है कि आपके मईशत से 42 बिलियन डॉलर्स निकाल लिए गए हैं। वो किसने निकलवाए हैं? वो हमने निकलवाए हैं, वो निकलवाए हैं इनकी पॉलिसीज ने। इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं क्योंकि नून लीग और ऑपोजिशन रातों रात डॉलर उठा लेती है, ऐसे बयानात ने उठाए हैं, ऐसे बयानात ने जो बार बार ओवरनाइट डॉलर को 10-10 रुपए की जंप देते हैं, सीमेंट को 100 रुपए की गलती भी जो है बहुत बड़ा LPG खमियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है पूरे मुल्क को और आवाम को भी। शमीम नकवी साहब आप फरमाइएगा, मुल्क को सफर करना पड़ता है और आवाम को सफर करना पड़ता है। रॉन्ग पॉलिसी कैसी भी हो उसको आवाम को ही उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। आपका टेक आ गया। शमीम नकवी साहब आप फरमाइएगा, जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन क्या रिहायशी इलाकों में होना चाहिए था, और अब जो अहकामात जारी हुए कि इसे रोक दिया जाए, रिहायशी इलाकों में नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं दानियाल साहब की तारीफ करना चाहता हूं कि वाह 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 वाह, साफ पानी के 400 अरब का क्या खूब जवाब दिया। अब आपके सवाल पे आता हूं कि देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये जो गरीब लोग बसते हैं और जो कच्ची आबादियां कराची के अंदर हैं, जिनको लीज कर दिया गया था या नहीं लीज किया गया था, इन सब को सेटलमेंट कराने में किसी न किसी सरकारी अफसर, किसी सियासतदान का हाथ रहा है। और इन लोगों ने उनसे पैसे कमाए हैं, पैसे लिए हैं, और उसके बाद उन लोगों ने इन जगहों पे मकानात बनाए हैं, चाहे कच्चे हों चाहे पक्के हों। अब मैं ये समझता हूँ बहुत बड़े जुल्म की बात होगी कि उन लोगों को तो पकड़ा ना जाए जो इनसे पैसे लेके मालदार हो चुके, कनाडा जा चुके। आप देखिए कि कौन कौन कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC के अफसरान पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। जो जो इतने मशहूर केसेस थे, काका का केस है, खालिद उम्र का केस है, इन्होंने बड़े आराम से जाने दिया इन लोगों को, किसी को रोकने की भी कोशिश नहीं की। ये सेटलमेंट्स होती रही हमें। और जब सईद गनी साहब कहते हैं कि 2006 से जायका कह रही है कि 4163 फैमिलीज हैं, 2006 से 2018 तक उन फैमिलीज के रीसेटलमेंट का कोई स्कीम नहीं लेके आए। ये तो दुश्मनी करते हैं कराची के साथ पीपल्स पार्टी वाले, इनको दुश्मनी है अवाम के साथ। इन्होंने सिर्फ लॉन्चों में और अपनी बेसमेंट्स में पैसे जमा किए हैं। इन्होंने अयान अली जैसे लोगों के साथ पैसे लेके गए, लेकिन तजावुजात जो है वो बनती चली गई और अब गिराने की नौबत आ गई। ये बनी क्यों थी? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तजावुजात सिर्फ कराची में नहीं है, पूरी मुल्क में है, और सिर्फ कराची में नहीं गिराई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे पूरी मुल्क में गिराई गई। नकवी साहब के इस बात देखे मदीहा, जिस तरह आप दूसरों को तवज्जो से सुनते हैं, काइंडली मुझे भी इस तरह का मौका दे दे, मैं मुंह से बात निकालता हूँ, आप कोई और सवाल ढूंढती है। ये फिरदौस नकवी साहब के बाद से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि भाई यहाँ पे शहरियार अफरीदी बुलडोजर के सामने जाता था, वहाँ पे कोई और जाता था, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो इन बेचारों को बेचा है? वो सरकारी ऑफिसर को आप क्यों नहीं पकड़ते जो सरकारी ज़मीन पे ये बिल्डिंग बन रहे थे? और आपका जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब का अपना जो जगह है वो भी गैर कानूनी है। आप इसको तो मौका दे रहे हैं कि इसको रजिस्टर्ड करो, उसको कानूनी करो, लेकिन जो गरीब लोग हैं इसके घरों पे आपने बुलडोज़र चलाया। मदीहा में एक और चीज़ का अपील करना चाहता हूँ पूरी कौम से, पूरी मुल्क से, और ये लोग जो कह रहे थे कि हम मदीने की रियासत है, आप थोड़ा मेहरबानी करें, इस्लामाबाद में बहुत घर गिरे हैं। ये मदीने की रियासत वालों से मेरा दरख्वास्त ये है कि डी चौक पे बेसिक एजुकेशन के असातिज़ा 9 दिनों से, जिसमें ख़वातीन है, जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, असातिज़ा है, इस मुल्क में असातिज़ा का यही मुकाम है कि 10 दिनों से डी चौक में ज़मीन पे पड़े हैं, इन पे बारिशें हो रही हैं। खुदारा ये हुक्मरान कोई शर्म करे, कोई हया करे,
कि 10 दिनों से आप इस्लामाबाद का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन दिनों में और ये बारिशों में किस तरह का सख्त मौसम है, और उस सर्दी में डी चौक पे ज़मीन पे पड़े हैं। 11,000 लोग हैं। इनका जायज़ मुतालबा है कि 23 साल से हम नौकरी कर रहे हैं और अभी तक हम परमानेंट नहीं हुई। तो अगर कोई हुक्मरान मेरा आवाज़ सुन रहे हैं और इन लोगों का मदीने की रियासत का दावा है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मदीने के गलियों में घर घर जाता था और लोगों के अहवाल मालूम करते थे। आप लोगों से इतना नहीं हो रहा है कि 10 दिनों से ये असातिज़ा जो मुल्क के कौम के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोगों से इंसान बनाते हैं, कि 10 दिनों से डी चौक पे आपके सामने पड़े हैं, पुरअमन तरीके से पढ़े हैं कि कोई सरकारी बंदा जाके इनके मसाइल सुने और उनको कोई पुरअमन तरीके से उठा के, क्योंकि वो इदारों को गालियां नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामान पे हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पीटीवी पे हमला नहीं कर रहे हैं, एक मुहज़्ज़ब कौम की तरह, क्योंकि वो मुहज़्ज़ब लोग के असातिज़ा है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो अभी तक किसी में इतने जरूरत नहीं हुआ कि जाके इन असातिज़ा का पूछ ले कि आप लोग किस हाल में हैं। काजी सईद साहब, आप बताइएगा कि इस मुल्क में आखिर हुआ क्या है? जिसने भी जहां पर भी हुक्मरानी की, उनके नीचे हमने देखा है कि तजावुज़ात तो बनती चली गई हैं, लेकिन आखिर तजावुज़ात जब बन रही थी तब क्यों नहीं हटाई गई? सिर्फ वोट बैंक का ख्याल था, इसी वजह से जो चीज़ हो रही थी उसको होने दिया जाता रहा। पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं अपने दानियाल भाई को कि जब मैंने ये कहा था कि हमें उनसे गिला नहीं, मुराद ये नहीं कि हम उसे अप्रूव करते हैं, बल्कि हम तो लड़े हैं उनके साथ। गिला आपसे इसलिए है कि आप हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, हम आपको वोट देते हैं। अब आता हूं आपके सवाल की तरफ। बात यह है कि आज का क्राइसिस क्या है। आज की तीनों पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास बैठे हुए हैं, इनका कोई इख्तलाफ नहीं है इस निजाम पे। वाशिंगटन कंसेंसस के तहत ये सारे सियासत करते हैं। ये सारे क्या कहते हैं? आपके पहला खाकान अब्बासी साहब की पहली तकरीर में कहा था नौकरियां देना हमारा काम नहीं है। वेरी गुड। आपके वजीर खारजा जो अब गवर्नमेंट में आए हैं, उन्होंने कहा था नौकरियां देना हमारा काम नहीं है। भाई ये प्राइवेट सेक्टर देगा, तो प्राइवेट सेक्टर देगा तो मिल गई हमें नौकरियां। सरकार जो है जब अपने आईनी फरीजों से हाथ साफ कर लेती है, आइन की आर्टिकल निकाल दें, 3 भी निकाल दें, 37 भी निकाल दें, 38 भी निकाल दें, जो ये कहती हैं कि आपने हमारे हकूक देने हैं। 80 से ज्यादा टैक्सेस इसहाक डार ने लगाए हैं यहाँ पे आम आदमी पे, जो कि विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं। और इन्होंने कहा था, जवाब दे, 3.2 मिलियन लोगों पे इन्होंने 2013 में कहा था हम टैक्स लगाएंगे। कहां टैक्स लगाया इन्होंने? हमारे ऊपर टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए। तो बात यह है कि इनका प्रॉब्लम क्या है? ये आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन इस निजाम से कोई बगावत करने को तैयार नहीं है। जो बगावत हमें बरतानिया में जर्मी कॉर्बन की सूरत में नजर आ रही है, जो हमें एक तहरीक की सूरत में नजर आ रही है, तो इसलिए इनमें से कोई मसला हल नहीं होगा। दानियाल चौधरी साहब, आपका लास्ट कमेंट, मदीने की रियासत बनते देख रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखें जी, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इस कश्ती में इन्होंने इतने सुराख कर दिए हैं कि अगर इस कश्ती को हमने ना बचाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डूबेगी और इस पूरी मुल्क और पूरी कौम, रोजगार, जी फिर ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है पीटीआई के मैनिफेस्टो के लिहाज से, पीटीआई के ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। तो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपकी हुकूमत खत्म होती हुई 330 अरब तक पहुंच गया। वो जो लोग हुकूमत में रह के आप मुझे ना बताएं कि साल तक असातिज़ा को परमानेंट नहीं कर सके, तो आप उनसे वो हमसे आज सवाल पूछते हैं कि 3 माह में आप खाली खजाने के साथ क्या कर रहे हैं? फिरदौस साहब, दानियाल साहब को जरा मौका दीजिए, क्योंकि लास्ट ये मिनट चल रहे हैं। अगर मैं बार बार हम यही कहते हैं कि इस कश्ती में इन्होंने इतने सुराख कर दिए इतने थोड़े टाइम पे कि अगर इस कश्ती को हमने बचाया ना तो ये मुल्क भी नुकसान करेगा और आवाम भी करेगी। और ये बहसें हम इसी तरह टीवी चैनल्स पे बैठ के लड़ते भी रहेंगे, लेकिन जब तक ये अपनी मुल्क की आगे फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज नहीं देंगे, द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन द ड्रेन एंड द एंटायर कंट्री विल सफर। जी अखूनज़ादा साहब, मैंने सिर्फ इतना पूछना था काजी सईद साहब से कि आप तो एक तज्जियाकार है, आप आए हैं हम पे तनकीद कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पे कर रहे हैं, क्या आपने फिरदौस साहब से भी पूछा कि आपका जो KPK में हुकूमत ख़त्म हो रहा था, जब KPK में NP का हुकूमत ख़त्म हो रहा था तो 37 अरब का कर्जा था, जब आपका हुकूमत ख़त्म हो रहा था तो 330 अरब हो गया। आप भी बताएं इस कौम को कि क्या आप लोगों ने कोई हॉस्पिटल बनाया, आप लोगों ने कोई कॉलेज बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई काम किया? तो मुझे नाम बताए
एक आरबीटी शुरू किया है जो अभी तक वो तकमील तक नहीं पहुंचा है। तो अगर कोई तज्जियाकार बन के आते हैं तो इनका हक बनता है। ठीक है, आपको पीपल्स पार्टी से करेंगे और काजी का व्यू पॉइंट भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ ही रहेगा।